नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अश्वनी और जनसंदेश टाइम्स के खास कार्यक्रम सेहत आपके में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम समय समय पर आपके पास निरोगी काया के लिए नवीन जानकारी साझा करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में हर बार एक नए डॉक्टर मेहमान होते हैं। इस बार हमारे साथ हैं वाराणसी के जाने माने सर्जन और पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक जी। डॉक्टर ए.के. कौशिक का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अश्विनी जी। डॉक्टर साहब का एक हॉस्पिटल का ये मानना है कि जो भी मरीज आते हैं वो एक कहा जाता है कि नहीं, हॉस्पिटल में तो लोग रोते ही आते हैं। हॉस्पिटल तो जाहिर सी बात है कि दर्द से ही कहाते आते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल से निकलते हैं तो हंसते हुए निकलते हैं। ये पॉपुलर हॉस्पिटल की बड़ी खूबी है। और सिर्फ वाराणसी ही नहीं, आप पूर्वांचल और धीरे धीरे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी पॉपुलर का अब नेम और फेम हो रहा है। मरीज वहाँ से आ रहे हैं और सिर्फ एक रोग के प्रति नहीं, तमाम रोगों के इलाज के लिए आ रहे हैं। और नित्य नए हर साल पॉपुलर ग्रुप में, पॉपुलर हॉस्पिटल में उपलब्धि हो रही है। आज हम डॉक्टर साहब के साथ उपस्थित हैं कि कुछ नवीन जानकारी के साथ। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात आजकल देखने को मिल रही है कि चूँकि ठंड के दिन में हार्ट का एक अटैक का तो लोग थोड़ी सी समस्या होती है और लोग उसके प्रति जागरूक भी रहते हैं। इस बार एक चीज़ खास देखने को मिले डॉक्टर साहब कि चलते चलते लोगों को अटैक हो रहा है। लोग खाना वाना खा करके सो रहे हैं, पता चल रहा है कि अटैक हो गया। बहुत से अभी सोशल मीडिया पे भी ऐसा पिक्चर या वीडियो वायरल हुआ है कि उनके घर में अगर कोई फंक्शन था तो उस फंक्शन में उसको सेलिब्रेट करते हुए अटैक पड़ा और वो तुरंत जो है उनकी मौत हो गई। क्या कारण देखा जाए डॉक्टर साहब इसको मेडिकल साइंस में? लोगों का ये मानना है कि कोविड या टीका कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं। आपका क्या मानना है मेडिकल साइंस में इसको? धन्यवाद अश्विनी जी। सबसे पहले टीम जनसंदेश को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष रूप से रवि जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आपके इस स्टूडियो में निरोगी काया में। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, जैसा कि आप जानते हैं, परिचय आपने दिया है, सर्जन हूँ और साथ में पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को लीड करता हूँ। तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारियाँ केवल हमारे ब्रांच तक न होकर पूरे सभी विभागों में हमारी हो जाती है। तो मैं इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हृदय रोगों के कारण इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिमर्स, स्विमर्स, सिंगर्स, स्लीपर्स, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है। तो इसका जो विशेष कारण है, इसका दो कारण है। एक, हार्ट अटैक क्यों होता है? धमनियों में सिकुड़न होने की वजह से, या यूँ कह लें कि ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को कम हो जाती है, तब दोनों कंडीशंस में होती है। पोस्ट कोविड एरा में लंग्स का कैपेसिटी कम हुआ है, उसकी इलास्टिसिटी कम हुई है, फाइब्रोसिटी बढ़ी थी। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कोविड से अफेक्टेड हुआ, उसके वजह से एनाटॉमिकल चेंजेज हुए। लेकिन केवल एक फैक्टर ये नहीं है। आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में रहने की वजह से लोगों का रूटीन ख़राब हो गया है। लोग स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रह रहे हैं, किसी का भी टेम्परामेंट बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है। खान पान, जीवन शैली, सब चीज़ें लगभग बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसी स्थिति में हृदय के धमनियों का सिकुड़ना और लंग्स का होने की वजह से और स्ट्रेस फैक्टर जितने हमने डिस्कस किए, सबकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स आ रहे हैं। यंग एज ग्रुप में ये विशेष रूप से हो रहा है, क्योंकि यंग एज में आप देखेंगे आजकल डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, ये बड़ा कॉमन हो गया। टाइप 1 तो जेनेटिक होता है और जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन ये एक्वायर्ड होता है विशेष रूप से। तो आपके खान पान की गड़बड़ी है, आप फैटी चीज़ ज़्यादा लेते हैं, नमक, घी, तेल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, आपका डाइट का पैटर्न अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करने में भी आपका टाइप ऑफ एक्सरसाइज अच्छा नहीं है। वॉकिंग भी तो आप कहते हैं वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन टहलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करते हैं जी। जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी है। आपका पीयर ग्रुप में आपके रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, आप हिल मिल के नहीं रहते हैं सोसाइटी में जी। इन कारणों से आपका सेहत पर भी असर पड़ा है और सामाजिक तनाव भी बढ़ा है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़े हैं, जिसको हर व्यक्ति अपने इन चीज़ों को सुधार करके
इस बीमारी से बच सकता है। डॉक्टर साहब, युवाओं की एक खास एक पहचान होती है कि वो कहते हैं कि स्लिम बॉडी होना चाहिए, और इधर कुछ 5 सालों में अगर बात की जाए, 5-6 सालों में, तो जिम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और युवा उस तरफ भी बहुत ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि एक्सरसाइज करते करते अटैक पड़ जा रहा है लोगों को। ये भी मेन कारण क्या इसमें माना जाए कि जो स्लिम बॉडी की बात आपने की, तो स्लिम बॉडी तो ठीक है, बीएमआई मेंटेन करना पड़ता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो आइडियल हम लोग बोलते हैं। ओबेसिटी को 4 डिग्री में बांटते हैं। 19 से 20 तक हम नॉर्मल मानते हैं, उसके ऊपर ग्रेड 1 करीब 24 तक मानते हैं, 24 से 28 तक ग्रेड 2 मानते हैं, और 32 के बाद ग्रेड 3 हो जाता है, 36 के ऊपर ग्रेड 4 ओबेसिटी मानते हैं। ओबेसिटी जो बढ़ती है मेन खाने से बढ़ती है। अब कैलोरी की मात्रा कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली एक जो माना गया है कि कैलोरी का रिक्वायरमेंट 20 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के आसपास माना गया है, जो बीएमआर होता है, बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, आप लेटे हुए हैं, तब भी शरीर के जितने ऑर्गन्स उसको फंक्शन करने के लिए 20 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट चाहिए। जो लगभग अब 80 केजी का आदमी है तो उनको 1600, 60 किलो का है 1200, 1300, ये रिक्वायरमेंट है। अब जब आप कितना कैलोरी कंजम्पशन करते हैं खान पान के दिनचर्या के साथ, जैसे 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो हेवी वर्कर्स होते हैं, जैसे लेबर क्लास के लोग हो गए। एक होता है जैसे हम आप जैसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो कि मीडियम वर्किंग करते हैं। एक आदमी का होता है कि उनका लाइफ स्टाइल बहुत लेथार्जिक है, वो ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ता है, बैठे बैठे काम करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट बढ़ता है वो 5, 10, 15 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बढ़ता है। इस रेशियो में देखा जाए तो एक 32 किलो 80 किलो के आदमी को 15 हेवी वर्कर है तो करीब 3,000-2,500 के आसपास कैलोरी चाहिए। लेकिन जब हम खाने बैठते हैं तो हमारे खाने में कभी इंडिया में इस तरह का अवेयरनेस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सपोज करिए कि हम खाना खा रहे हैं दिन भर में 24 घंटे में, कैलकुलेशन करें तो 100 ग्राम फैट में 900 कैलोरी मिलता है। 100 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 400 कैलोरी मिलता है। वाटर में 0 कैलोरी है। अगर हम घी का मात्रा बढ़ा लेते हैं, फैट किसी भी रूप में हम करते हैं, मीट के रूप में भी और सब चीज़ों में भी, अगर ये हमने 200 ग्राम घी ले लिया तो 1800 कैलोरी तो ही हो जाता है। आप नॉर्मली खाना खाएंगे तो 300 ग्राम 400 ग्राम चावल खा जाते हैं, रोटी चावल मिला के 4 चौका 1600 ग्राम कैलोरी वो हो जाता है। तो नॉर्मली जब हम खाने बैठते हैं तो इस मात्रा को कभी भी बैलेंस रूप में हम लेते नहीं हैं। खाते समय नॉर्मली क्या होता है 4000, 3500, 4500 तक हम कैलोरी खा जाते हैं। बिल्कुल, ये जानकारी होना हर व्यक्ति को जरूरी है। नॉर्मल सामान्य भाषा में बोलते हैं 0 कैलोरी वाटर, 20 कैलोरी पर 100 ग्राम मैं बता रहा हूँ। कोई भी वेजिटेबल आप खाएंगे तो 20 कैलोरी मिलेगा 100 ग्राम खाने में, जैसे खीरा, ककड़ी और टमाटर वगैरह खाते हैं तो 20 कैलोरी 100 ग्राम मिलेगा। 50 कैलोरी फ्रूट में मिलेगा। 50 कैलोरी फ्रूट में मिलेगा, फल जैसे मीठे फल नहीं उसको छोड़कर। 100 कैलोरी अनाज में मिलेगा 100 ग्राम में, बाकी पानी की मात्रा होती है। 400 कैलोरी प्योर मैंने बताया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में 400 कैलोरी मिलता है। लेकिन जब चावल और रोटी की बात करेंगे तो 100 ग्राम में आपको 100 कैलोरी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 75% पानी होता है जो 0 कैलोरी है। तो आपको खाने के वो इसके हिसाब से कैलकुलेशन। कुल मिला के डॉक्टर साहब ये कहा जाए कि खाने पर कंट्रोल रखिए और थाली को देख करके आप जो है अनियंत्रित मत होइए, उतना ही खाइए जितना आपके शरीर के लिए जरूरी हो, जितना जीने के लिए जरूरी है, जितनी कैलोरी आपका रिक्वायरमेंट है। ये अवेयरनेस होना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमें कैलोरी कैलकुलेशन आना चाहिए। दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि थाली को देख करके अनियंत्रित मत होइए, उतना ही खाइए जितना कि आपके शरीर को कैलोरी की जरूरत हो। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा कि जब थाली में आप लेते हैं तो मैंने बताया कि 100 ग्राम फैट में 900 कैलोरी, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में 400 कैलोरी और 0 वाटर में है। तो वेजिटेबल्स का बताया उस तरह से कैलकुलेशन में कि 100 ग्राम में 20 कैलोरी वेजिटेबल में, 50 कैलोरी फ्रूट्स में, 100 कैलोरी अनाज में, 400 उधर फैट में बहुत ज़्यादा बताया। तो आप जब भी खाना खाते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा लीजिए। आप आधा किलो तक फ्रूट, 1 किलो तक फ्रूट आप खा सकते हैं। 1 किलो भी खाएंगे तो 500 कैलोरी खाएंगे। अगर उसके साथ वेजिटेबल्स भी रखते हैं, अंकुरित अनाज वगैरह ये सब जो हम लोग बोलते हैं कि 3 तरह का फूड होता है। एक एनर्जी गिवर होता है, एक आपका बॉडी बिल्डिंग वाला होता है, एक हेल्थ प्रोटेक्शन वाला होता है। जितने अंकुरित अनाज जिसमें विटामिन, मिनरल्स,
और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, वो हेल्थ प्रोटेक्शन वाले होते हैं। बॉडी बिल्डिंग वाले कौन होते हैं? प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट ओरिजिन के जितने जो खाने के हैं, जैसे आपका सोयाबीन हुआ, चना मटर, ये सारी चीज़ें हुई, दाल हुआ, ये पनीर हुआ, अंडा हुआ, ये सब बॉडी बिल्डिंग वाले, मीट भी आ जाता है, ये आपके हेल्थ बिल्डिंग वाले हैं। और वो आपके हेल्थ प्रोटेक्शन वाले थे। एक एनर्जी गिविंग होता है, जो चावल दाल हम खा रहे हैं, एनर्जी गिविंग, तीनों में बैलेंस बनाइए। और आप फैटी हैं तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल को प्रेफरेंस दीजिए, और साथ में जो हेल्थ प्रोटेक्शन वाले विटामिन मिनरल्स वाले थे उसका, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो आप ज़्यादा भी खाएंगे तो आपका कैलोरी इंटेक कम होगा। ये फैटी चीज़ आपने ले लिया, आपका कम भी खाएंगे तो आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो गया। दर्शकों, अटैक का जो मामला इस समय चल रहा है, लगातार ठंड के दिन क्या तो हमेशा ये सुनाई दे रहा है, उसमें खाने को जो है बेस माना जा रहा है। अपने खाने में अंकुरित अनाज, सलाद और फल को जरूर इस्तेमाल करिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ प्रधानमंत्री की मुहिम भी थी और उनका एक सूचना भी है, और जिस तरीके से बनारस जो है मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है, कहा जाए कि मेडिकल टूरिज्म के रूप में वो विकसित हो रहा है, उस पर डॉक्टर साहब पॉपुलर की बड़ी उपलब्धि है, और आपने तमाम जो है ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं। आप सिर्फ आपके यहाँ इलाज ही नहीं हो रहा है, बल्कि नर्सिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से नर्सें भी निकल रही हैं, आप भावी डॉक्टर भी बाहर निकाल रहे हैं जो सेवा दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न किया है अश्विनी जी। मैं सन 1994 में अपनी पढ़ाई समाप्त करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं प्रैक्टिस में आया था जी, और 94 से लेकर 2022 में 28 वर्षों की हमारी मेडिकल की जर्नी रही है। और 94 में संयोग से मेडिकल मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। तब से लेकर 2006 में लगभग गवर्नमेंट जॉब करता रहा। उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब के दौरान ही कुछ मरीज जब आते थे मेरे पास, तो मैं अक्सर ऐसा इनकाउंटर करता था कि आ रहे हैं, उनको हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, कुछ और समस्या है जो मैं एज ए सर्जन नहीं हल कर सकता था, मेरी वाइफ ही गायनेकोलॉजिस्ट नहीं। उस समय हमने जब महसूस हुआ कि एक छत के नीचे अगर सारी सुविधाओं को लाया जाए तो शायद हम मरीजों को मरीज का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं करना है, मरीज का इलाज करना है। एक मरीज आता है तो उसमें हार्ट की बीमारी, किडनी, रीनल डिजीज, हार्ट ब्रेन का डिजीज, कोई भी डिजीज जो हो सकता है, साथ ही साथ सर्जरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये महसूस करते हुए हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी पहले खोला, फिर उसके करीब आज से 6-7 साल पहले हमने सुपर स्पेशलिटी शुरू किया, जिसमें ऊपर से नीचे तक आप गिनेंगे तो ब्रेन के डॉक्टर, ENT वाले डॉक्टर, फिर उसके बाद लंग स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, गुर्दे के डॉक्टर, यूरोलॉजी के डॉक्टर, गैस्ट्रो के डॉक्टर, इस तरह से सुपर स्पेशलिटी इंक्लूडिंग एंडोक्रीन, ये सब स्पेशलिटी हमने जोड़ा है जिसको सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं। यहाँ आने के बाद हमने काफ़ी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया। और रही बात वाराणसी की, तो टॉप के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हो सकता है उनके पास भी हो, लेकिन हमने बड़ी वैरायटी रखी है अपने यहाँ। और आपको गिनाना चाहूँगा कि जैसे न्यूरो की बात करें तो न्यूरो में हम लोग एंडोस्कोपिक मेथड से न्यूरो स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं। फिर उसके नीचे आते हैं तो ENT में काफ़ी एडवांसेस हो चुके हैं, सब एंडोस्कोपिक सर्जरी उसमें हो रही है। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो कि एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है जिस पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, उसमें लेटेस्ट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास है, एक्सेप्ट CTVS, इसको हार्ट का ऑपरेशन बोलते हैं, वो छोड़कर हमारे पास सारी चीज़ें। उसमें विशेष रूप से हमने एडिशन किया है IVUS, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड रोटा एब्लेशन। रोटा एब्लेशन मैंने धमनियों में जाकर के उसके जो कैल्शियम के प्लैक्स होते हैं उसको काटना। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, कोई आदमी आया और उसको सीने में दर्द है, तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में अगर हार्ट में ब्लॉक है तो खोलना है उसको, खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है, स्टेंट डाला जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि वो ब्लॉक पहुंच जाता है, आप डाल ही नहीं सकते, उसमें लंबाई भी ज़्यादा है और बहुत टेंस है, तो ऐसे में बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसको महसूस करते हुए हमने ये मेथड लाया जिसमें ब्लड वेसल में जा करके अल्ट्रासाउंड करते हैं पूरे आर्टरी का, तीनों का, 3 मेजर वेसल्स होती हैं, उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसे मेजर करते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए, स्टेंट डाला जाए। ये आइडिया मिल जाने के बाद अब 2 तरीका है, तो बाईपास करिए या उसको स्टेंट डाल दीजिए। तो उसमें एक रोटा एब्लेटर होता है, अभी बॉस्टन साइंटिफिक का भी हमने मशीन, बड़ी मशीन खरीदा, और उसमें जा कर के उस रोटा एब्लेटर, एक छोटा सा मशीन होता है, वो जाकर धमनियों में उस छोर तक चला जाता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल ऐसे ऐसे रोटेट करता है, सारे कैल्शियम प्लैक्स को निकाल के लेके आ जाता है बाहर, और उसके ऊपर हम स्टेंट चढ़ा देते हैं।
तो ये एक तरह से वरदान है। कोमॉर्बिड कंडीशन में किसी को किडनी की बीमारी है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, जो ऐसे ऑपरेशन नहीं करा सकता, बाईपास हो ही नहीं सकता उसका, कोमॉर्बिड कंडीशंस के, उसमें इस मेथड से हम लोग एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं जी। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, इफेक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। एक और कार्डियोलॉजी में खासियत हमारे यहाँ, अपने हॉस्पिटल थोड़ी चर्चा कर दूँ। किसी को भी अगर एमआई है और रात में अगर पहुँचता है तो 2 तरीके होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट करके उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं जी। थ्रोम्बस को निकालते हैं, गलाते हैं। दूसरा होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना। जी। हमारे यहाँ अक्सर हम लोग प्रेफर करते हैं कि मरीज आया रात में ही उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर दी जाए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं कि पेशेंट आया, एंजियोग्राफी किया, ब्लॉक है, तुरंत स्टेंट डाल दिया, काम खत्म। और दूसरा सेकेंडरी होता है, उसको वेट करते हैं, वॉच करते हैं, थ्रोम्बोलाइज करते हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस है। तो हमारे क्या है कि अब कोमॉर्बिड कंडीशन है तब भी और डॉक्टर और नहीं है तब भी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। और उस समय ये सारे मेथड आईबस रोटाब्लेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कार्डियोलॉजी के हमारा एक सर्वोत्तम केंद्र के रूप में डेवलप हो रहा है और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी है। तो ये बड़ा अच्छा से सब चल रहा है हम लोग का। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने ब्रेक के पहले बात किया था कि मेडिकल टूरिज्म के रूप में जो है वो वाराणसी एक डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, उसमें पॉपुलर ग्रुप का बहुत ही बड़ा योगदान है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या और किया जा रहा है पॉपुलर की ओर से? देखिए, मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये होता है कि बाहर से लोग आके आपके यहाँ चिकित्सा सुविधा प्राप्त करें। और ये बाहर से मतलब विदेश से भी हो सकता है और आपके विभिन्न राज्यों से भी हो सकता है। ये तभी संभव है जब आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध हो, जिससे आपको पेशेंट को ज़्यादा रेफर न करने पड़े, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत बढ़िया हो। 2 चीज़ों के कारण मेडिकल टूरिज्म होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आधुनिक सुविधाएं, मैंने आपको अभी बताया कि हार्ट के बीमारी में हम लोग क्या क्या मशीनें लाए हैं, ब्रेन के लिए क्या एंडोस्कोपिक लाया है, इसके लिए रोटाब्लेशन और आईबस लाया है। फिर उसी प्रकार गुर्दे के इलाज के लिए हम लोगों ने CRRT, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें पेशेंट बहुत सीरियस हो, कई कारणों से सीरियस होते हैं, सेप्सिस हो सकता है, स्नेक बाइट वगैरह हो गया, पॉइजनिंग वगैरह की वजह से हो जाता है, मेडिकल एलिमेंट्स की वजह से, BP रिकॉर्डेबल नहीं है, वेंटिलेटर मरीज है, अब उसको CRRT मतलब इस तरह का डायलिसिस, सामान्य डायलिसिस नहीं हो सकता, ना पेरिटोनियल ना हीमोडायलिसिस, तो आपको CRRT करना पड़ेगा। और वो मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध है, अदरवाइज पहले हम लोग बाहर भेजते थे। तो ये एडवांस फैसिलिटी है। इसी प्रकार गैस्ट्रो की बात करें, उसमें हम लोग जितना एडवांस चीज़ें हैं, ERCP, एंडोस्कोपी, वो कर रहे हैं। यूरोलॉजी की बात करें तो लेजर से हम सारी सर्जरी कर रहे हैं। जितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था वो जो किडनी में हम लोग नहीं कर पाते तो लेजर्स कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं सर्जन हूँ, एनोरेक्टल और लेप्रोस्कोपिक लेजर से कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब फैसिलिटी आने से साथ ही साथ पॉपुलर हॉस्पिटल की खासियत है कि DNB कोर्सेज स्टार्ट हो गया है। DNB का मतलब होता है कि MBBS करने के बाद PG जैसे मेडिकल कॉलेज में लोग करते हैं, वही चीज़ हमारे यहाँ अब करने लगे हैं, बाल रोग विभाग में, फैमिली मेडिसिन में। तो इस तरह डॉक्टर्स, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स का एक टीम तैयार हो गया मेरे। वैसे भी करीब 30-35 फुल टाइम इन हाउस कैंपस में डॉक्टर्स रहते हैं। अभी आपने चर्चा की इनफर्टिलिटी की, इनफर्टिलिटी का पूरा सेटअप हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा सेटअप तैयार है। ऐसी स्थिति में और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सूट से लेकर एडवांस डिलक्स रूम्स वगैरह तैयार किए जाएँ। तो ये मेडिकल टूरिज्म का इससे हमारे लेवल पर बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप देखें पूरे वाराणसी में अन्य अस्पताल भी अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। महामना का आना, होमी भाभा का आना, BHU में अपग्रेडेशन, ट्रॉमा सेंटर का आना, इस तरह से और भी विभाग के लोगों का जागृत होना, गायनिक में, आई में, ENT में, सब विभाग में लगभग सब लोग अपने क्षमता के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में वाराणसी चिकित्सा का एक बहुत बड़ा हब बनेगा और मेडिकल टूरिज्म। और डॉक्टर साहब, पॉपुलर का एक बहुत बड़ा योगदान है कि नर्सिस कोर्सेज के लिए भी आपने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी है और आपके ब्रांचेज वगैरह भी हैं कि अगर जो आसपास के ज़िले से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो त्वरित इलाज के लिए वहां पे वो जा सकें। सुनी जी, आप बड़ा अच्छा प्रश्न किए हैं। और इसका मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक हॉस्पिटल गोपीगंज में है, एक मिर्ज़ापुर में है, एक सीग्राम सिटी हॉस्पिटल है, साथ में लंका पर भी कुछ इस तरह का हमने खोला है, और एक बछाव में हमने चैरिटेबल हॉस्पिटल 50 बेड का खोला है। बछाव कैंपस का पहले बताना चाहूँगा। बछाव कैंपस एक कंप्लीट एजुकेशनल सेटअप है और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल सेटअप है। वहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा एक हॉस्पिटल खुला है जिसमें कोई भी आदमी आयुष्मान से संबंधित और सस्ते दर पर वहाँ जाके चिकित्सा करा सकता है। काफ़ी सुविधाएं सभी हैं और लो रेट पर काम हो रहा है।
वहाँ पर एक परिवर्तन नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हैंडीकैप ACSR एक्टिविटी है। इसके तहत हैंडीकैप बच्चों का मेंटल फिजिकल हैंडीकैप दोनों का हम लोग वहाँ निःशुल्क इलाज पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं जी। और बच्चे आते हैं, फ्री पिकअप ड्रॉप ये सभी करते हैं। बहुत बड़ा हमारा सोशल प्रोग्राम है। और उसी कैंपस में हमने नर्सिंग कॉलेज खोला था। पहले तो यहीं शुरू हुआ था, बाद में शिफ्ट किया। तो उसमें सभी एडवांस फैसिलिटीज़ है, ANM GNM BSc पोस्ट बेसिक, अब MSc और PhD की भी एप्लीकेशन दिया है। जी। तो हम बहुत अच्छी नर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो पूरे अभी कैंपस इंटरव्यू हुआ था, 40 लड़कियां निकली, फटाफट सब जगह सिलेक्शन हो गया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, जिससे कैंपस सिलेक्शन हमारा सब लोगों का बच्चों का हो जाता है, तुरंत प्लेसमेंट भी हो जाता है। साथ में पैरामेडिकल एजुकेशन की बात करें तो डायलिसिस टेक्नीशियन, CT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, DMLT के कोर्सेस, और फिर आपका और जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं वो सब भी हमारे पास करीब 7 ETCT इमरजेंसी टेक्नीशियन, ये सब का भी कोर्स है, पूरा फुल चल रहा है ना। आप ये प्रिफर्ड सेंटर हो गया। और अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने मेंटरशिप के लिए, मैंने लीडिंग इंस्टीट्यूट के रूप में जो ट्रेन करेगा बाकी इंस्टीट्यूट्स के, उसके लिए भी मनोनीत किया है, जिसके लिए QCI और बाकी चीज़ों का इंस्पेक्शन हमारे यहाँ चल रहा है। तो दर्शकों, और ये सेम सेटअप हमारे मिर्जापुर में भी है जी, ताकि चिकित्सा कार्य में हमें उससे मदद मिल सके। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब को जो एक प्रेरणा मिली थी और कुछ वर्षों पहले जिन्होंने अस्पताल की एक स्थापना की, वो अस्पताल में रोगी आते तो हैं दर्द से कराते हुए, लेकिन वो हंसते हुए जाते हैं क्योंकि वो निरोग हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रस्ट के माध्यम से आयुष्मान भारत की बात की जाए या बहुत कम खर्चे में असाध्य रोगों की बात की जाए तो वो उससे भी डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में निजात मिल रहा है। तो जैसा नाम है वैसा लोगों के लिए वो पॉपुलर हॉस्पिटल बना भी है। डॉक्टर साहब, एक उपलब्धि और पॉपुलर के नाम हुई है अभी कुछ दिनों पहले। IVF के लिए जो निसंतान दंपति थे वो कहीं महानगरों में मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ कहाँ जाते थे, तो खर्चे भी बहुत उनके होते थे। अब उनको वाराणसी में ये सुविधा मिल रही है, या कहा जाए तो पूर्वांचल के लोगों को भी ये सुविधा वाराणसी में मिल रही है। ये बड़ी उपलब्धि है, इसके बारे में कुछ ज़रा दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, निसंतानता या इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या समाज में, और ये इसके मुख्य कारण हैं। एक तो लेट मैरिज, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी, बिकॉज ऑफ अभी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, खान पान का ठीक नहीं होना, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होना, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इन सब कारणों से ना इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ा है। और आप देखेंगे इसके इलाज के लिए वैसे तो बहुत सारे सेंटर हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरा ही सेंटर है, बहुत सारे सेंटर, लेकिन हम लोग जो सेंटर लाए हैं ये टेक्निकल कोलैबोरेशन लाए हैं। एक राजस्थान का चेन है प्रताप IVF, उनके साथ जोड़ा कि हम नहीं चाह रहे हैं कि हम कम रिजल्ट दें, इसलिए ये सेंटर जो खुला है इसमें टेक्निकल कोलैबोरेशन है और बड़ा सस्ते दर पर हम लोग इसको कर रहे हैं ताकि ये लाभ जन सामान्य तक पहुंच सके और जो निसंतान दंपति हैं उनका इलाज अच्छे से हो सके। और इस पर लगातार हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और हम इनवाइट कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएँ और इस चिकित्सा सेवा का लाभ प्राप्त करें। दर्शकों, डॉक्टर साहब से आज जो हमारी बात हुई है वो स्टूडियो में डॉक्टर साहब ने जो बात बताई उसमें तमाम रोगों के एक कारण है खान पान, दिनचर्या, और एक डॉक्टर साहब ने निसंतान दंपति के बारे में जो बताया कि लेट मैरिज, तो इन सब पर भी आपको ध्यान देना होगा। अनियमित दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, अनियमित खान पान पर ध्यान देना होगा। जिन जिन रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है उन सब का बेस, उन सब का मुख्य कारण ये है और इसके प्रति आपको बहुत सहज और सजग रहना होगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे निरोगी रहने के लिए कि कैसे वो लाइफ स्टाइल को बदले और क्या अपने दिनचर्या में शामिल करें कि वो निरोग रहें? देखिए, मैं तो ऐसे सारी बातें हम लोग परिचर्चा में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगा कि 4 सफ़ेद जहर होता है, नमक, चीनी, घी और मैदा, सफ़ेद 4 सफ़ेद जहर। इसको 4 सफ़ेद चीज़ों से आप बचिए। जीवन शैली, समय से सोना, समय से जगना, ये जो हमारी पुरानी परंपरा, इसको आप मेंटेन करिए। सोशल मीडिया से दूर रहना 10 बजे के बाद बहुत ज़रूरी है। बॉडी का हीलिंग, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है बॉडी में,
जिसका पीक लेवल्स 3 बजे तक आता है, रात में 2-3 बजे तक आता है और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप लेट तक जगे रहते हैं तो मेलाटोनिन का सिंथेसिस कम होता है और जितना डिजेनरेशन प्रोसेस या ब्रेकअप प्रोसेस बॉडी में है वो रिपेयर नहीं हो पाता है। ऐसे स्टेज में आप एजिंग प्रोसेस शुरू होता है, आप जल्दी कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। तो ये समय से सोना, समय से जगना। दूसरी बात, आप खाना जब खाते हैं तो तीनों चीज़ों का बैलेंस रखिए, हेल्थ प्रोटेक्शन, बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी गिविंग फूड्स जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इन तीनों की मात्रा संतुलित रखिए। कहीं किसी भी तरह का तनाव मत लीजिए, झगड़ा झंझट परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे सोसाइटी में हो, उसको रोकने की कोशिश करिए ताकि आप हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा जिंदा दिल रहें। हंसने और की प्रवृत्ति रखिए, दुखी मत होइए, विषम परिस्थितियों में भी आप खुश रहिए। खाने का जो एक टाइमिंग बना हुआ, टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है कंटेंट के साथ साथ, उसको आप मेंटेन करिए। एक्सरसाइज जरूर करिए। एक नियम है कि 150 मिनट तक सप्ताह में एक्सरसाइज करना चाहिए। 30 मिनट का आप शेड्यूल लेते हैं और 5 दिन भी करते हैं तो ये एक्सरसाइज काफ़ी है। प्लस स्ट्रेस कहाँ होता है, जब कहीं ना कहीं से आप पैसे के दबाव में, अर्थ के दबाव में आते हैं, तो आप जो भी कमाते हैं उसमें सेविंग का भी आदत डालिए ताकि आपको विषम परिस्थितियों में उसको हो सके। स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराइए। ज़माना बदल गया है और कैश इलाज में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो आप कैशलेस इलाज करिए। हम लोग हॉस्पिटल में 80% पेशेंट कैशलेस इलाज करते हैं जिसमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं आता। चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज प्राइवेट इंश्योरेंस वगैरह भी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिससे कैसे आप निरोग रह सकते हैं और रोग होने के बाद कैसे आप बच सकते हैं। प्लस अपने परिवार को सजा के रखिए, घर में ही सारा सुख है, तो घर का एक वातावरण अच्छा रखना चाहिए। दर्शकों, पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने एक गार्जियन के रूप में हम लोगों को एक संदेश दिया है कि टेंशन मत लीजिए, समय पर सोइए, समय पर उठिए और खाने पर विशेष ध्यान रखिए, उचित खान पान पे रखिए और इससे आप निरोग रह सकते हैं। हमारे सेहत आपके कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत नवीन जानकारी साझा की है। उम्मीद है कि आप इस जानकारी से निरोग रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर आपके सेहत आपके इस कार्यक्रम में एक नए चेहरे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।